मेंडल जो कह के गए थे वो कुछ गलत कह के नहीं गए थे। वो जितनी भी बात बोल के गए हैं वो सब का सब सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। भले ही वो जीन नहीं बोलते थे, फैक्टर बोलते थे, बाद में जोहानसन आकर के उसको जीन बोले, है ना, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट को री एक्सपेरिमेंट करके इंडिविजुअली इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को सराहा। कब? 1900 में। ठीक है, तो ये बात हो गई पुरानी, जो कि पहले भी हम कर चुके हैं। अब आते हैं इसके बाद का कहानी क्या है और जरूरत क्यों पड़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कैसे बन गए, है ना, उनके कोई तो होगा जो उनके बात को पुनः एस्टेब्लिश किया होगा और आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, मेंडल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर इसके बाद का कहानी हम लोग देखते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। पैंसठ में उन्होंने क्या किया था, अपने वर्क को पब्लिश किया था। इसके बाद 1902 में 1902 ईस्वी में सटन एंड बोबरी, सटन एंड बोवेरी, ये दो आए। इन्होंने क्या किया, सटन एंड बोवेरी ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कब? इन 1902। क्या किया इन्होंने ऐसा जो इनको ये थ्योरी देना पड़ गया, और इनके ही वजह से मेंडल फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स बने। कैसे भाई? देखिए, इन्होंने क्या किया, मेंडल के सारे स्टडी को, उनके सारे वर्क को फिर से पढ़ा और उन्होंने एक ऐसा चीज बता दिया जो कि मतलब मेंडल के सब चीज को सत्यापित करने के लिए काफी था। ठीक है, इन्होंने कहा, मतलब या तो सटन एंड बोवेरी के बारे में ऐसे लिख सकते हैं, सटन एंड बोवेरी study the chromosomal behavior, study the chromosomal behavior parallel to the gene और फैक्टर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आइए हम लोग और मामला को क्लियर करते हैं। पहले यहां पर सब चीज ठीक ठाक जा रहा है सबको? नेटवर्क इशू तो हमारी तरफ से नहीं है बेटा। चलिए देखिएगा, हम जो बता रहे हैं, मेंडल के समय में एक सबसे बड़ा मिसिंग क्या था मालूम? माइक्रोस्कोप नहीं था। ना तो सेल को उस समय देखा गया था, ना ही सेल के अंदर, सेल का मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, ना ही सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है ये सब देखा गया था, न्यूक्लियस है ये सब देखा गया था। कुछ भी नहीं पता था कि उसमें क्रोमोसोम होता है, ये होता है, वो होता है। मेंडल के समय में ये सब पता नहीं था। लेकिन बाय द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपी, यही जो है ना, माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी हुआ, ये समझ लीजिए कि एक ऐसा खोज था बायोलॉजी के इतिहास में या साइंस के इतिहास में बोलिए, जिससे कि बायोलॉजी का रंगत बदल गया। वहां से चीजें बिल्कुल बदल गई। ना ये खोज होता, ना सटन बोवेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देते, ना मेंडल के वर्क को पुनः स्टेब्लिश किया जाता, ना जेनेटिक्स आगे बढ़ता, और ना बायोलॉजी आज इतना डाइवर्सिफाइड होता, ना मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ता। मतलब समझ लीजिए कि जेनेटिक्स जो है ना, मेंडल का जो काम है ना, वो एक्चुअली में बायोलॉजी को जानते क्या बनाया? फंक्शनल बनाया। बायोलॉजी को आज तक जिस आप रूप में देख रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो बात होती है, जिससे कि बायोलॉजी जो है, सिंपल जो डाइजेशन और रिस्पिरेशन आप पढ़ते हैं, तो वो बायोलॉजी आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस बायोलॉजी का आप धीरे धीरे मतलब समझ लीजिए स्वरूप बदलता जा रहा है। बायोलॉजी एक्चुअली में देखा जाए मॉडर्न बायोलॉजी, तो मॉडर्न बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स पर ही पूरा बायोटेक्नोलॉजी डिपेंड करता है। तो बायोलॉजी में टेक्निक्स, उसी के ऊपर आज पूरा मेडिकल साइंस, पूरा वैक्सीनेशन वगैरह जितना भी अब हो पा रहा है आपको, वो सारा कुछ डिपेंड करता है किसी के ऊपर? बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से हो पाया, और ना माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती और ना इतना कुछ चेंज हो पाता। समझ पा रहे हैं? तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने से क्या फायदा हुआ?